एब्जॉर्प्शन हो गया है। नेक्स्ट टॉपिक उसी यूनिट में है, डिस्ट्रीब्यूशन। एब्जॉर्प्शन क्या था? डेफिनेशन एब्जॉर्प्शन का, मूवमेंट ऑफ ड्रग फ्रॉम साइट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन टू साइट ऑफ एप्लीकेशन। एंड डिस्ट्रीब्यूशन, द नेम इटसेल्फ इंडिकेट डिस्ट्रीब्यूशन फ्रॉम वन कंपार्टमेंट टू अनदर कंपार्टमेंट। यहाँ पे एक कंपार्टमेंट हमेशा याद रखो जो हमारा ब्लड सर्कुलेशन है वो है, और जो दूसरा कंपार्टमेंट है जहाँ पे आपको सेंड करना भेजना, जहाँ पे साइट ऑफ एक्शन है। ओके, so distribution, it is the reversible transfer or movement of drug between one compartment and other। यहाँ पे ये सेंटेंस लिख सकते थे कि बिटवीन टू कंपार्टमेंट, लेकिन यहाँ पे क्या लिखा? बिटवीन वन कंपार्टमेंट एंड अदर, क्योंकि वन कंपार्टमेंट ऑलवेज इज ब्लड सर्कुलेशन। ओके, एंड द अदर कंपार्टमेंट मे बी एनी वास्कुलर, एनी एक्स्ट्रा वास्कुलर टिश्यू, एनी अदर ऑर्गन, जहाँ पे भी आपको साइट ऑफ एक्शन शो करानी है। Okay, as we know, distribution of drug inside the body for throughout the body is not uniform। किसी ऑर्गन में ज्यादा जाता है, किसी ऑर्गन में कम जाता है। ये डिपेंड करता है किस चीज पे? परफ्यूजन रेट। ओके, अभी पढ़ेंगे वो परफ्यूजन रेट आने वाला है। इट इज नॉट यूनिफॉर्म थ्रू आउट द बॉडी। डिस्ट्रीब्यूशन इज not uniform throughout the body because different tissue receive at different rate and different extent। rate and extent definition है ना BA की, बारहवीं, ठीक है, हाँ। ओके, so basically there are number of factors which depends on the distribution। tissue permeation of the drug, किस टिश्यू में परमिएशन फास्ट है और ज्यादा है, किस टिश्यू में कम है। उसके बाद ऑर्गन या टिश्यू परफ्यूजन रेट, ये भी पढ़ेंगे अभी। परफ्यूजन रेट, टिश्यू परमिएशन में दो अलग अलग फैक्टर्स है। फर्स्ट फैक्टर फिजिको केमिकल फैक्टर्स, जो हम लोगों ने अभी पढ़ा हुआ है। उसमें क्या क्या चीजें आती हैं? साइज, पीके, पार्टीशन कोफिशिएंट, लाइपोफिलिसिटी, है ना, ये सारी चीजें आती है। एंड physiological barrier to diffusion of drug। as you know there are different types of barrier inside the body। बहुत सारे बैरियर हैं, है ना। वो सारे बैरियर के अकॉर्डिंग रेट ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन डिपेंड करेगा। ऑर्गन और टिश्यू साइज एंड परफ्यूजन रेट, बाइंडिंग ऑफ ड्रग टू डिफरेंट कॉम्पोनेंट, डिफरेंट कॉम्पोनेंट, बाइंडिंग ऑफ ड्रग to blood component, binding of drug to extravascular tissue protein, and some miscellaneous factors that may be age of patient, diet, pregnancy, pathological condition, obesity and drug interaction। अब एक एक करके हम लोग पढ़ते हैं। फर्स्ट फैक्टर है टिश्यू परमिएशन ऑफ द ड्रग। ओके, एंड बेसिकली 2 RDS, जैसे हम लोगों ने एब्जॉर्प्शन में पढ़ा था ना, 2 RDS हाइड्रोफिलिक के लिए अलग था और लाइपोफिलिक के लिए अलग था। ठीक है, एक था डिफ्यूजन, डिसोल्यूशन, और एक था परमिएशन। सिमिलरली रेट ऑफ ब्लड परफ्यूजन एंड रेट ऑफ टिश्यू परमिएशन। इफ ब्लड परफ्यूजन टू द टिश्यू आर हाई, then tissue permeation will be RDCS। RDS मतलब जो सबसे स्लो स्टेप है, ये तो हम लोगों ने कई बार पढ़ा हुआ। ठीक है, सो टिश्यू परमिएशन ऑफ ड्रग डिपेंड्स अपॉन फिजिको केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ ड्रग एज वेल एज फिजियोलॉजिकल बैरियर। अब एक नॉर्मल टाइप का आप यहाँ पे चीजें देख लीजिए। फर्स्ट, जब आप कोई भी ड्रग लेते हैं, एब्जॉर्प्शन हो गया, वो कहाँ गया? ब्लड में गया। आफ्टर एब्जॉर्प्शन इट विल रीच टू सिस्टेमिक सर्कुलेशन। नाउ यू कैन सी हेयर वी हैव 2 different types of membrane। फर्स्ट इज कॉल्ड कैपिलरी मेम्ब्रेन। जो कैपिलरी है, जिसके अंदर ब्लड है, उसके अंदर एक मेम्ब्रेन है, उसको क्रॉस करना है। वो क्रॉस करने के बाद वो जो ड्रग है कहाँ जाएगा? एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड में जाएगा। फिर यहाँ से एक मेम्ब्रेन है, उसको क्रॉस करके
जो पार्टिकुलर सेल है, ऑर्गन है, वहां पे रीच करेगा. ओके, सो यू कैन सी इफ द ड्रग molecular weight less than 500 or 600 Dalton, it will cross capillary membrane easily. Okay, if the molecular weight of drug is less than 500 or 600 Dalton, it will easily cross capillary membrane and it will reach to extracellular fluid. एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड का मतलब क्या होता है? जो फ्लूइड सेल के आउटसाइड में होते हैं. ओके, and after reaching to extracellular fluid, it has to cross cell membrane of that particular organ. Okay, so if the molecular weight of drug is less than 50 Dalton, it will easily cross that membrane and it will reach to cells. बाकी अलग जो है इसके अलावा वो भी क्रॉस करते हैं डिफरेंट मैकेनिज्म से, लेकिन इस वाले कंडीशन में क्या होगा? पैसिव डिफ्यूजन जो कहते हैं, फास्ट मूवमेंट, इजिली क्रॉस. बट इसका मतलब ये नहीं कि इससे ज्यादा है तो एकदम क्रॉस नहीं करेगा. कैरियर मेडिएटेड भी तो होते हैं, है ना? कैरियर के थ्रू जा सकते हैं, एक्टिव ट्रांसपोर्ट हो सकते हैं, लेकिन उसकी कंसंट्रेशन क्या होगी? कम होगी. हम ये नहीं बोल सकते कि एकदम नहीं जाएगा, बट डिफिकल्टी आएगी, हमें एनर्जी चाहिए, राइट? So almost all drug having molecular weight less than 500 or 600 Dalton, it will easily cross the capillary membrane to diffuse into the extracellular fluid. साइज कितनी होनी चाहिए? 500 और 600 Dalton. Okay. Only a small water soluble molecules and ions size below 50 Dalton, it will enter the cell through water channel, and large molecules are transported through a specialized transport system that may be carrier mediated, that may be active transport to the cell membrane. ओके, फर्स्ट वाले जो है इसका मतलब यह है कि इससे 500 to 600 डाल्टन वाले क्रॉस कर जाते हैं, लेकिन उसके बाद जो सेल मेम्ब्रेन है उसके अंदर ये सारे क्रॉस नहीं करेंगे, ओनली 50, है ना? अगर आप देखेंगे इसका मतलब जो पोर साइज है इसकी ज्यादा है और इसकी क्या है? कम है. तभी तो ये 500 to 600 को क्रॉस करा रहा है और ये कितने पे करा रहा है? 50 पे, इजीली. ओके, ब्लड परफ्यूजन रेट. परफ्यूजन रेट का मतलब ये होता है, अभी हम आप पढ़ेंगे ना यहाँ पे, ब्लड परफ्यूजन. Blood perfusion means the volume of blood that will cross per unit time, per unit volume of any particular organ. एक ऑर्गन के थ्रू एक यूनिट टाइम पे पार्टिकुलर वॉल्यूम से कितनी ड्रग और कितनी ब्लड उसके अंदर से मूव कर रही है, दैट इज कॉल्ड परफ्यूजन रेट ऑफ ब्लड परफ्यूजन. तो इसी के बेसिस पे कुछ ऑर्गन हाईली परफ्यूज्ड है और कुछ बहुत कम परफ्यूज है. फॉर एग्जाम्पल अगर आप देखेंगे लंग्स हाईली परफ्यूज में आते हैं, लीवर भी आते हैं, किडनी भी आते हैं, ब्रेन भी आते हैं, हार्ट भी आते हैं. लीस्ट परफ्यूजन में अगर आप देखेंगे एडिपोज टिश्यू, फैटी टिश्यू, स्केलेटल मसल्स, ये सब के सब क्या होते हैं? लीस्ट परफ्यूजन. दैट मीन्स वॉल्यूम ऑफ ब्लड दैट फ्लोज पर यूनिट टाइम, पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ दैट पार्टिकुलर ऑर्गन. किसी ऑर्गन की बात करेंगे, उसकी पार्टिकुलर वॉल्यूम से एक टाइम पे कितनी वॉल्यूम वहां से फ्लो कर रही है, दैट इज कॉल्ड परफ्यूजन रेट. ओके, अभी अगर आप देखेंगे लिस्ट, मैं आपको पहले उसी को दिखा दूं. हाईली परफ्यूज्ड ऑर्गन लंग्स, किडनी, लीवर, हार्ट, ब्रेन कितनी है आप देख लीजिए. सबसे ज्यादा लंग्स के थ्रू जा रही है 10.2, उसके बाद किडनी, ठीक है. देन मॉडरेट परफ्यूज टिश्यू, उसके अंदर दो है, मसल्स, स्किन, और पुअरली परफ्यूज्ड ऑर्गन दो है, फैट और बोन. इसकी देख लीजिए ये है, और ये टोटल बॉडी वॉल्यूम है ये इसकी.
क्या होती है परफ्यूजन रेट? वॉल्यूम ऑफ ब्लड फ्लोज पर यूनिट टाइम पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ टिश्यू, है ना। इसकी यूनिट क्या होगी? वॉल्यूम इन ml पर यूनिट टाइम एंड पर यूनिट वॉल्यूम। इस वॉल्यूम की क्या होगी कैप? यूनिट ml, और इसको तुम सेंटीमीटर क्यूब भी लिख सकते हो। 1 ml इज इक्वल टू 1 सेंटीमीटर क्यूब। तो ml पर मिनट पर ml, दिस इज द यूनिट ऑफ परफ्यूजन रेट। आया समझ में? परफ्यूजन रेट। ये सेम चीज है, आप देख सकते हैं। इफ द नेचर ऑफ ड्रग इज अनआयोनाइज्ड इट विल इजीली क्रॉस बोथ द मेम्ब्रेन। पहले भी कई बार हम लोगों ने बताया हुआ है कि ड्रग हैज टू क्रॉस मेम्ब्रेन, इट शुड बी अनआयोनाइज्ड फॉर्म। अगर आयोनाइज्ड हो गया तो नहीं, पोलर हो गया, ठीक है। आयोनाइज्ड ड्रग मे बी क्रॉस थ्रू वाटर चैनल और वाटर पोर, जो भी पोर है, बट इन केस ऑफ सेल मेम्ब्रेन इट इज नॉट क्रॉस। ओके, it will cross by using some specialized mechanism like carrier mediated transport system, और उसकी कंसंट्रेशन क्या होगी? बहुत कम होगी। नाउ डिग्री ऑफ आयोनाइजेशन, आयोनाइजेशन पे ही डिपेंड करता है कि कितनी कंसंट्रेशन आपकी ड्रग परफ्यूज कर रही है, ट्रांसपोर्ट कर रही है या मूव कर रही है फ्रॉम वन पार्ट टू अनदर पार्ट। ओके, सो अगर 7.4 pH मेंटेन है, ब्लड एंड ECF, इसकी जो pH होती है कितनी होती है? 7.4, ऑलमोस्ट न्यूट्रल। Okay, they do not have much of influence on drug diffusion unless it will altered by condition like acidosis and alkalosis। acidosis का मतलब बढ़ जाना, अल्कलोसिस का मतलब, ठीक है, दोनों ही इन्वायरमेंट सेम है। एसिडिक इन्वायरमेंट और नेचर ऑफ ड्रग इज एसिडिक, दैट मीन्स द ड्रग इज अनआयोनाइज्ड फॉर्म, इट विल इजिली क्रॉस। तो आयोनाइजेशन और पीएच दोनों आपस में कोरिलेट कर रहे हैं। आयोनाइजेशन किसकी बात कर रहे हैं? ड्रग की बात कर रहे हैं, और पीएच जिस पार्टिकुलर ऑर्गन पे बात कर रहे हैं वहां की बात कर रहे हैं। दोनों अगर सेम है दैट मीन्स अनआयोनाइज्ड फॉर्म, इट विल बी इजिली क्रॉस। दोनों अपोजिट है तो आयोनाइज हो गया, क्रॉस तो कर जाएंगे थोड़ी बहुत कंसंट्रेशन में, लेकिन बाय यूजिंग स्पेशलाइज्ड मैकेनिज्म लाइक कैरियर मेडिएटेड या कुछ और भी, है ना। एग्जाम्पल है फिनोबार्बिटल एंड सैलिसिलिक एसिड हैव सेम, ये क्या पार्टीशन कोफिशिएंट, बट पेंटोबार्बिटल इज मोर अनआयोनाइज्ड at that pH as compared to salicylic acid। ओके, इन दोनों में आयनाइज्ड कौन सी है? फर्स्ट वाली, तो डिस्ट्रीब्यूशन किसकी ज्यादा होगी? फर्स्ट की ज्यादा होगी। ओके, थायोपेंटल ये नॉन पोलर, नॉन पोलर मीन्स लाइपोफिलिक, अनआयोनाइज्ड एट प्लाज्मा पीएच, इसका डिस्ट्रीब्यूशन क्या होगा? फास्ट हो जाएगा, डिफ्यूज इनटू द ब्रेन तक चला जा रहा है ये, ठीक है। पेनिसिलिन पोलर, आयोनाइज्ड एट प्लाज्मा पीएच, डज नॉट क्रॉस ट्रिपल बी, क्योंकि ये क्या हो गया? आयोनाइज्ड हो गया और पोलर इन नेचर है। ओके, सो फॉर क्रॉसिंग एनी मेम्ब्रेन ड्रग शुड बी इन अनआयोनाइज्ड फॉर्म एंड मोस्टली लाइपोफिलिक ड्रग, because the nature of drug and the nature of membrane is lipophilic। नाउ द कितने टाइप के हमारे पास बैरियर हैं बॉडी के अंदर?
we have more than 5 barriers. First is known as capillary endothelial, then cell membrane, then triple B, then CSF barrier, placental barrier, blood tested barrier. ये सारी चीजें आप लोगों ने पढ़ा होगा फार्माकोलॉजी में, ठीक है। अब इसका डिस्ट्रीब्यूशन देख लीजिए, जो ड्रग है उसका फर्स्ट कैपिलरी इंडोथेलियल बैरियर, इसकी बात कर रहे हैं, जहां से सर्कुलेशन हो रहा है, जहां पे क्या है, ब्लड है। ब्लड जिस ट्यूब में है या जिस वेन में है, जिस आर्टरीज में, उसी को तो बोलते हैं कैपिलरी, है ना। इसका जो नेचर है आप देख लीजिए, जो आपने फर्स्ट टाइम जो देखा था पहले स्लाइड में, सेम है। मोलिकुलर वेट 500 to 600, it will be easily cross. Okay, if the nature is lipophilic, easily cross. Unionized, easily cross. आयोनाइज्ड हो गया, क्रॉस करेगा, लेकिन स्पेशलाइज्ड मैकेनिज्म से, और अगर हाइड्रोफिलिक भी है तो स्पेशलाइज्ड मैकेनिज्म से। ये नहीं कह सकते कि एकदम जाता ही नहीं है, वरना जो हाइड्रोफिलिक नेचर का ड्रग हम लोग खाते ही नहीं, फिर जाता है, कंसंट्रेशन कम हो जाती है। ओके, सो यू कैन सी हेयर, ये है ना, ये कैरियर मेडिएटेड, कैरियर के थ्रू जा रहा, पोलर है, आयोनाइज्ड है, फिर भी क्रॉस कर रहा। ये क्रॉस नहीं कर गया, डी फॉर ड्रग, क्रॉस तो कर गया ना, कंसंट्रेशन कम हो जाती है, क्योंकि इसके लिए हमें चाहिए कैरियर, और कैरियर जब भी आएगा इसके नंबर लिमिटेड होते हैं। ओके, तो ये आया समझ में, लाइपोफिलिक अनआयोनाइज्ड। और अनआयोनाइज्ड कब किस कंडीशन में होगा, जब नेचर ऑफ ड्रग और साथ में पीएच दोनों सेम हो, है ना, दोनों अपोजिट हो गए, चाहे ड्रग बेसिक है और आपका इन्वायरमेंट एसिडिक है, या ड्रग एसिडिक है, इन्वायरमेंट बेसिक है, आयोनाइज्ड हो जाएंगे और इजीली क्रॉस नहीं करेगा। जब भी लाइपोफिलिक ड्रग आ गया, अनआयोनाइज्ड हो गया, इजीली क्रॉस कर गया। तो फर्स्ट बैरियर क्या है, एंडोथेलियल, कैपिलरी एंडोथेलियल बैरियर। सेकंड इज कॉल्ड सेल मेम्ब्रेन बैरियर। वही सेम फिगर है जो आपने पिछले वाला स्लाइड में देखा, सेम चीज है। इसके बाद जो बैरियर है उसमें थोड़ा डिफरेंट है। सेल मेम्ब्रेन को क्रॉस करने के बाद ही उस पार्टिकुलर सेल पे जाकर के वो अटैच होगा, या अपना जो भी थेरेपेटिक रिस्पॉन्स है या फार्माकोलॉजिकल रिस्पॉन्स है वो शो करेगा। तो इसे कौन कौन से बैरियर को क्रॉस करनी है, फर्स्ट कैपिलरी एंडोथेलियल, देन सेल मेम्ब्रेन। यहां से क्रॉस किया तो वो कहां पहुंचा, ईसीएफ में, उसके बाद ये कहां पहुंचा, सेल पे, और सेल पर जब गया तो वो अपना एक्शन शो किया। ठीक है, ये तो नॉर्मल सेल की बात हो गई, लेकिन अगर ब्रेन में जाना हो, है ना, तो वहां अलग तरह के बैरियर हैं। आपको तो पता ही होगा ट्रिपल बी के बारे में, ठीक है। इसमें बहुत सारे पार्ट हैं। कौन कौन से पार्ट है पहले आप देख लीजिए। एंडोथेलियल सेल्स पढ़ा हुआ आप लोगों का, मुझे पता है फार्माकोलॉजी में कोई नई चीज नहीं है। फार्माकोलॉजी क्या, उससे पहले एनाटॉमी पढ़ा होगा, पैथोफिजियोलॉजी पढ़ा होगा, उससे पहले 12 में भी पढ़ा होगा, है ना, फिर भी थोड़ा सा रिवाइज करें। एंडोथेलियल सेल्स ये आपस में कनेक्ट होते हैं एक दूसरे से और टाइट जंक्शन बनाते हैं। जब टाइट जंक्शन बन गए, इसका मतलब ये है, टाइट जंक्शन किसको बोलते हैं, एक सेल, दूसरा सेल, तीसरा सेल, ये आपस में कनेक्ट है, ठीक है, टाइट जंक्शन के थ्रू। दैट मीन्स दो सेल के बीच से जो क्रॉस होनी थी, इसको बोलते हैं इंटरसेलुलर मैकेनिज्म, वो तो अब हो नहीं रही है, क्योंकि आपस में क्या, ये कनेक्टेड है। अगर ड्रग को ट्रिपल बी में पास करनी है, ट्रिपल बी तक पहुंचनी है, इट हैज टू क्रॉस थ्रू द सेल्स, क्योंकि इंटरसेलुलर जो मैकेनिज्म है वो बंद है ड्यू टू टाइट जंक्शन और ड्यू टू इंटरकनेक्शन।
तो उसमें कौन कौन से हैं? एंडोथेलियल सेल्स, इसके अलावा पेरिसाइट, एस्ट्रोसाइट, ये सॉलिड इन्वेलप बना देते हैं, है ना, ब्रेन के सराउंडिंग में। अगर आप देखेंगे इसका थोड़ा सा भी, ये देख लीजिए, कैपिलरी इंडोथेलियल आपस में कनेक्शन है, टाइट जंक्शन है, ये इससे क्रॉस नहीं करेगा। इसके अलावा आपके पास और भी मेम्ब्रेन है, ये बेसमेंट मेम्ब्रेन के साथ में यहाँ पर एस्ट्रोसाइट भी होते हैं, पेरिसाइट भी होते हैं, ये क्या करते हैं? सॉलिड इन्वेलप बनाते हैं, है ना। इससे क्या होगा, जो ब्रेन है आपका वो फुल्ली प्रोटेक्टेड रहता है, ठीक है। इसके अलावा ये भी है, ग्लियल सेल्स भी है, ईसीएफ भी है, ठीक है। So due to presence of tight intercellular junction, intercellular transport is blocked. Okay, and for the drug to reach the brain, it has to cross through cell or through capillary endothelium. Okay. लिखा हुआ होगा कहीं पे, intercellular, the other name is paracellular passage is blocked and for the drug to gain access from the capillary circulation into the brain, it has to pass through the cells. That means transcellular as compared to intercellular. Now you can see the nature of the drug. क्या क्या चाहिए nature? Triple B nature is lipophilic. Okay, it allows only the drug having high partition coefficient. Partition coefficient, distribution of drug between two solvent. जो फर्स्ट सॉल्वेंट है वो ऑर्गेनिक सॉल्वेंट है और जो उसके बाद है क्या, एक्वस है। तो अगर K की वैल्यू मोर देन 1 है, दैट मीन्स लाइपोफिलिक इन नेचर। K की वैल्यू अगर लेस देन 1 है, हाइड्रोफिलिक इन नेचर, ठीक है। So if the nature of the drug is lipophilic and having high partition coefficient, it will diffuse passively. Passively मतलब passive diffuser, okay, and moderately lipid soluble as well as partially ionized molecule, they will penetrate at slow rate by using some specialized mechanism that may be carrier mediated or active transport. Example, thiopental is 50 times more lipid soluble as compared to pentobarbital. ओके, तो दोनों में एक्सेस किसका ज्यादा होगा ब्रेन के अंदर? थायोपेंटल का, क्योंकि ये 50 टाइम्स मोर लाइपोफिलिक है। ओके, वन एग्जांपल फॉर सीएनएस डिसऑर्डर लाइक पार्किंसन डिजीज, इट विल काउज डिप्लीशन ऑफ डोपामिन, है ना। पार्किंसन में क्या होता है? डोपामिन का डिप्लेशन हो जाते हैं। It cannot be treated by administration of dopamine alone because it will not cross triple B. In this condition, we generally take levodopa because it will diffuse to the brain and metabolize there to produce dopamine. जो डोपामिन है वो अगर आप देंगे वो क्रॉस नहीं करेगा, आपको देनी है लीवोडोपा और इसका मेटाबोलाइट क्या है? डोपामिन ही है। लेकिन अगर आपने डोपामिन दे दिया वो क्रॉस नहीं करेगा, अंदर गया, वहां पे मेटाबोलाइट हुआ और आपको जो चाहिए डोपामिन वहां पे रिलीज हो गया। ओके, उसके बाद है ब्लड सेरेब्रोस्पाइनल बैरियर। यहां पे आपके पास जो ट्रिपल बी है उससे थोड़ा सा डिफरेंस है, जो इंटरसेलुलर जंक्शन था वहां पे यहाँ पे एब्सेंट है। फॉर्म्ड मेनली बाय कोरोइड प्लेक्सस ऑफ द लैटरल एंड यू कैन सी देयर इज नो इंटरसेलुलर जंक्शन, देयर इज ओपन जंक्शन, तो इट विल बी क्रॉस बाय इंटरसेलुलर ट्रांसपोर्ट, है ना।
अब ये मुझे नहीं पता यहाँ पे क्यों एब्सेंट है, ये सब फार्माकोलॉजी का पार्ट है, बस मुझे पता है कि यहाँ पे एब्सेंट है ना। ट्रिपल बी में ये एब्सेंट नहीं है और यहाँ पे एब्सेंट है। यहाँ पे हाँ, टाइट जंक्शन कहाँ पे है? जहाँ पर है कोरोइड प्लेक्सस से बने होते हैं ये। It has open junction or gap and drugs can flow freely into the extracellular space between the capillary wall. Okay? But that colloidal cells join together by tight junction, they form blood CSF barrier which has permeation characteristic similar to the triple B. जहाँ पे भी टाइट जंक्शन आ गया इसका मतलब यह है कि वो फ्लो को रोक देगा। अगर हाईली लाइपोफिलिक है, अनआयोनाइज्ड है, वो तो क्रॉस कर जाएगा, बाकी को स्टॉप कर देगा। नेक्स्ट इज प्लासेंटल बैरियर। ये कहाँ पे होता है? मदर और फीटस के बीच में। यहां पे आप देख लीजिए मूवमेंट कैसे हो रहा है। इसका मतलब आप एक चीज नोटिस करिए, ये है आपका मैटरनल वेन और मैटरनल आर्टरी या फीटल आर्टरी फीटल वेन, दोनों के बीच में क्या है? फेटल मेम्ब्रेन। और यू कैन से ट्रोपोब्लास्ट प्लस एंडोथेलियम। यहां से यहां पे भी आ रहा है, यहां से यहां पे भी आ रहा है ना, इंटरचेंज प्लासेंटल बैरियर। अब इसके बारे में पढ़ लीजिए। बेसिकली द थिकनेस ऑफ दिस बैरियर इज 25 micrometer at early stage, but it will reduce to 2 micrometer at full condition. Okay, many drug having molecular weight less than 1000, कितने तक अलाउड है ये? 1000 तक। स्टार्टिंग में 500 600, यहाँ पे 1000 तक। अब आप सोचो कि प्रेगनेंसी के दौरान बहुत सारे मेडिसिन को इसीलिए अवॉइड किया जाता कि इजीली क्रॉस करके कहाँ पहुंच जाएगा? बच्चे पे, और वो फिर टॉक्सिसिटी काउज करेगा। खाना है मदर को और चले गए बच्चे के पास, है ना, क्योंकि ये 1000 डाल्टन तक अलाउड कर रहे हैं। ये सारे इथेनॉल, सल्फोनामाइड, बारबिचुरेट्स, एनेस्थेटिक्स, स्टेरॉइड्स, एनाल्जेसिक, सारी एंटीबायोटिक, ये क्रॉस करके पैसिव डिफ्यूजन के थ्रू प्लासेंटल बैरियर इज नॉट इफेक्टिव एज बैरियर टू दैट ऑफ ट्रिपल बी। ट्रिपल बी की तरह ये उतने स्ट्रॉन्ग बैरियर नहीं है जैसे ब्लड ब्रेन बैरियर है। ये सारे ड्रग को ऑलमोस्ट 1000 डाल्टन काफी है, सफिशियंट है। 1000 डाल्टन का मतलब हो गया सब के सब। आप देख लो ना, सारे के सारे क्रॉस कर रहे हैं, कुछ बचा ही नहीं। एंटीबायोटिक भी जा रहा है, इथेनॉल, बारबिचुरेट्स, एनेस्थेटिक, एनाल्जेसिक, यही तो खाते हैं प्रेगनेंसी में। नींद नहीं आ रही है, चोट लग गई है, एंटी कन्वर्जेंट है, अब क्या ही बचा? तो इसी वजह से हम प्रेगनेंसी के दौरान बहुत लिमिटेड मेडिसिन यूज करना चाहिए, कॉन्ट्राइंडिकेशन होता ना। देन ब्लड टेस्टिस बैरियर। Here you can see the Sertoli cell junction। ये पता क्या होता है Sertoli cells? ये क्या प्रोवाइड करता? न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता। किसको? स्पर्मेटोसाइट को, है ना। This barrier restrict the passage of drug to spermatocyte, है ना। परफ्यूजन रेट बता दिया, वॉल्यूम ऑफ ब्लड दैट फ्लोज पर यूनिट टाइम पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ टिश्यू। इसी के बेसिस पे हाईली परफ्यूज्ड ऑर्गन, मॉडरेटली परफ्यूज्ड ऑर्गन और पुअरली परफ्यूज्ड ऑर्गन। टोटल बॉडी वॉल्यूम कितनी होती है? 70 लिखा तो है।
देखो एक क्वेश्चन है यहाँ पे थायोपेंटल के बारे में, केस स्टडी नाम तो सुना होगा, अगर यूज नहीं किया होगा, पढ़ा नहीं होगा तो। केस स्टडी जानते हो ना, है ना। प्रॉपर्टीज ऑफ थायोपेंटल: शॉर्ट एक्टिंग एनेस्थेटिक, इंजेक्टेड IV, okay. Lipophilic drug has affinity for both brain tissue as well as adipose tissue, that is fat. Blood adipose partition coefficient is high as compared to blood brain partition coefficient. Brain is the site of action of thiopental. ठीक है, ये असर्शन हो गया आपका। उसके बाद ये इवेंट है, व्हेन गिवन IV it shows rapid onset of action, short duration of action and rapid termination of drug. रीजन ये दिया हुआ, अगर आपको पढ़ना समझना तो समझ लीजिए, अदरवाइज ये आप नहीं भी समझते इट्स ओके। आपको इतने बैरियर समझ में आ गया। ये एक्चुअली एम फॉर्म के लिए है, वहाँ पे भी बायो फॉर्म पढ़ाई जाती है। अगर आपको समझ में आ रही है तो इट्स ओके, वरना कोई बात नहीं है। ये वाली चीज़ है। ये परफ्यूजन रेट से आप समझ सकते हैं, हाईली परफ्यूज्ड ऑर्गन, है ना। अडिपोज टिश्यू बीइंग पुअरली परफ्यूज्ड take longer time to get distributed with this drug, as the concentration of thiopental in the adipose process towards the equilibrium, the drug rapidly diffuse out of the brain. जब तक वहां पे इक्विलिब्रियम में पहुंचेगा एडिपोज टिश्यू में, ये ब्रेन से डिफ्यूज होकर के बाहर निकल जाएगा। एंड एज वी नो द वॉल्यूम ऑफ एडिपोज टिश्यू इज मोर देन 5 times एज कंपेयर टू ब्रेन। जब आप टोटल वॉल्यूम की बात देखेंगे तो has greater affinity for the drug. The result is rapid termination of action of thiopental due to such tissue redistribution. परफ्यूजन रेट हाईली परफ्यूज ऑर्गन पर है। अगर आगे समझ में तो वेल, अगर नहीं भी आया तो कोई दिक्कत नहीं है। चलिए, लास्ट फैक्टर इज मिसलेनियस फैक्टर्स। हम किसकी बात कर रहे हैं? ये सारे फैक्टर्स डिस्ट्रीब्यूशन की बात कर रहे हैं, है ना। एज ऑफ ड्रग और एज ऑफ पेशेंट, difference in distribution pattern of drug in different age group due to total body water, fat content, skeletal muscle, organ composition and plasma protein content. ये किसी किसी में ज़्यादा है, किसी में कम है। किस में ज़्यादा होती है? टोटल बॉडी वाटर इज मच ग्रेटर इन इन्फेंट। फैट किस में ज़्यादा होगा? बच्चे में, अडल्ट में या बूढ़े में? अडल्ट में फैट ज़्यादा होगा, वो तो एक्सरसाइज करते हैं, वॉकिंग करते हैं, तो इन्फेंट एंड एल्डर पेशेंट। ठीक है। प्लाज्मा प्रोटीन कंटेंट, लो अल्बुमिन कंटेंट इन बोथ इन्फेंट एंड एल्डरली पेशेंट। ओके। सिमिलरली इन केस ऑफ प्रेगनेंसी में भी देख लीजिए क्या है। प्लासेंटा एंड फीटस इंक्रीजेस द वॉल्यूम अवेलेबल फॉर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ड्रग। प्रेगनेंसी के दौरान क्या होता है? प्लासेंटा एंड फीटस, उन दोनों की वजह से जो वॉल्यूम है वो बढ़ जाती है और डिस्ट्रीब्यूशन क्या हो जाती है? फास्ट हो जाती है। द फीटस रिप्रेजेंट सेपरेट कंपार्टमेंट इन विच द ड्रग कैन बी डिस्ट्रीब्यूट। द प्लाज्मा एंड द एक्स्ट्रा सेलुलर वास्कुलर वॉल्यूम also increase, but there is fall in albumin content. अल्बुमिन कंटेंट जो प्रोटीन है उसकी क्वांटिटी घट जाती है, लेकिन जो वॉल्यूम है टोटल वो बढ़ जाती है, जिससे क्या होता है कि डिस्ट्रीब्यूशन फास्ट होती है। ओबेसिटी, ओबेसिटी का मतलब ओबेस टिश्यू में, ओबेस पर्सन में क्या होती है? एडिपोज टिश्यू की कंसंट्रेशन ज़्यादा हो जाती है। तो एडिपोज टिश्यू है तो किस तरह की ड्रग जो है वो उस पर जाकर की बात करें? लाइपोफिलिक। ओके।
The high fatty acid level in abuse tissue after the binding characteristic of acidic drug. Example है a diet high in fat will increase drugs such as NSAID to albumin. है ना, कोई खाना अगर आप खा रहे जिसके अंदर फैट ज्यादा है, उसके बाद जो NSAID है, NSAID यूज किया आप लोगों ने कभी? क्या होता? पैरासीटामोल किस कैटेगरी में आते हैं? तो अल्बुमिन की कंसंट्रेशन बढ़ जाती है, तो वो इसी पे जाकर के बाइंड करेगा, है ना। डिजीज कंडीशन, अल्टर्ड अल्बुमिन एंड अदर बाइंडिंग प्रोटीन कंसंट्रेशन, अल्टर्ड और रिफ्यूज परफ्यूजन टू ऑर्गन और टिश्यू, अल्टर्ड टिश्यू पीएच, ये तीनों कंडीशन में क्या होते हैं? डिस्ट्रीब्यूशन क्या होगा? अल्टर्ड हो जाएगा। एक इंटरेस्टिंग एग्जांपल दिया हुआ यहां पे, ट्रिपल बी इजीली क्रॉस नहीं करते हैं, ओके, स्पेशली पेनिसिलिन जी नॉर्मल कंडीशन में ये ट्रिपल बी को क्रॉस नहीं करते हैं, लेकिन जब मेनिंजाइटिस या इंसेफेलाइटिस, इन दोनों कंडीशन, ये क्या होता है? मेनिंजाइटिस, ओके, इसमें क्या होता है? जो ट्रिपल बी है मोर परमिएबल एंड पोलर एंटीबायोटिक सच एज पेनिसिलिन एंड एम्पिसिलिन विच डू नॉट नॉर्मली क्रॉस, दे कैन बी इजिली क्रॉस इन दीज कंडीशन। ये क्या किस नेचर का है? ये पोलर नेचर का, और ये भी नॉर्मली ये क्रॉस नहीं करते ट्रिपल बी को, लेकिन जब ये दो कंडीशन हो जाते हैं उस कंडीशन में ये क्रॉस कर जाते हैं। ओके, दैट्स ऑल अबाउट डिफरेंट फैक्टर्स ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन।